क्या आपने कभी सोचा है कि जावास्क्रिप्ट में किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले भी उसे एक्सेस किया जा सकता है और कभी कैन नॉट एक्सेस बिफोर इनिशियलाइजेशन वाला एरर देखने को मिलता है। आज के बाद स्कोप और वास्टिंग आप इतनी आसानी से समझ जाओगे कि इंटरव्यू हो या रियल प्रोजेक्ट कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू डे 9 ऑफ आवर जावास्क्रिप्ट सीरीज। आज हम दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। फर्स्ट है जावास्क्रिप्ट का स्कोप एंड सेकेंड है वास्टिंग। ये दोनों कॉन्सेप्ट हर जावास्क्रिप्ट डेवलपर को आना चाहिए। अगर ये समझ आ गया तो डिबगिंग और कोडिंग दोनों बहुत इजी हो जाएगा। पहले समझते हैं कि स्कोप होता क्या है। ठीक है, इस एग्जांपल पे हम लोग बाद में आएंगे। पहले समझते हैं कि स्कोप क्या होता है। कोई वेरिएबल कोड के किस एरिया तक एक्सेसिबल है उसे कहते हैं स्कोप। रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि सोचो आपके घर में एक टीवी है जो ड्राइंग रूम में है, एक टीवी है जो आपके बेडरूम में है। तो ड्राइंग रूम वाला टीवी कोई भी आके देख सकता है, लेकिन बेडरूम में जो आपका टीवी है वो सिर्फ बेडरूम में रहने वाले लोग ही उसको यूज़ कर सकते हैं, वो पर्सनल है। जावास्क्रिप्ट भी एग्जैक्टली इसी तरह से काम करता है। हर वेरिएबल का एक अपना एक्सेस एरिया होता है। इसी एक्सेस एरिया को स्कोप कहते हैं। अब स्कोप कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली 3 टाइप का स्कोप होता है जावास्क्रिप्ट में। फर्स्ट होता है ग्लोबल स्कोप, सेकेंड फंक्शनल स्कोप एंड थर्ड है ब्लॉक स्कोप। अब इन्हें एक एक करके समझते हैं प्रैक्टिकल के थ्रू। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सपोज हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया नेम इक्वल टू सुमित। ठीक है, एक फंक्शन क्रिएट करते हैं डेमो के नेम से। ठीक है, अब इसे कंसोल करते हैं इस डेमो फंक्शन के अंदर। क्या? नेम। अब फंक्शन डिक्लेयर किया तो फंक्शन को कॉल भी करना पड़ेगा, तो हमने किया फंक्शन को कॉल। अब देखते हैं कि हमें क्या देखने को मिलता है। ठीक है, कंसोल में चलते हैं, इसको बंद करते हैं। देखने को क्या मिला? सुमित। ठीक है, अब समझिए यहाँ पर जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है नेम, ये फंक्शन के बाहर डिक्लेयर हुआ, इसलिए ये पूरे प्रोग्राम में एक्सेसिबल है। इसी को कहते हैं ग्लोबल स्कोप, कि आप इस वेरिएबल को पूरे कोड में कहीं भी यूज़ कर सकते हो। तो इसका जो स्कोप हुआ वो हुआ ग्लोबल। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ग्लोबल वेरिएबल बनाना गुड प्रैक्टिस नहीं है कोड के अंदर। क्यों? क्योंकि इसे कोई भी मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं फंक्शनल स्कोप क्या होता है। सपोज हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं लेट एज इक्वल टू 22। ठीक है, अब इसको एक्सेस करते हैं एज। ठीक है, 22 मिल रहा है हमें देखने को। ठीक है, सही है। क्या हो अगर हम इस फंक्शन के बाहर इसे एक्सेस करने का ट्राई करें? ठीक है, इसको फंक्शन के बाहर हमने प्रिंट किया, क्या देखने को मिला? रेफरेंस एरर, एज इज नॉट डिफाइंड। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है ना, वो सिर्फ उस फंक्शन के अंदर ही एग्जिस्ट करता है, फंक्शन के बाहर उसका कोई लाइफ नहीं है। ठीक है, वो फंक्शन के बाहर एक्सेसिबल है ही नहीं। तो इसी को कहते हैं फंक्शनल स्कोप। और डिटेल में इसके अंदर समझेंगे। पहले ब्लॉक स्कोप समझ लेते हैं, फिर और मैं इसको डीप में समझाऊंगा आपको, फंक्शनल स्कोप और ब्लॉक स्कोप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं ब्लॉक स्कोप क्या होता है। एक काम करते हैं, एक इफ़ का ब्लॉक बनाते हैं। ठीक है, हमने किया ट्रू। उसके बाद इसके अंदर हम लोग लिखते हैं कॉन्स्ट लेट इक्वल टू 22, सॉरी कॉन्स्ट एज इक्वल टू 22। अब अगर मैं इस इफ ब्लॉक के अंदर इस एज को एक्सेस करने का ट्राई करूं तो हमें क्या देखने को मिलता है? ठीक है, 22 प्रिंट हो रहा है। अगर मैं इस इफ वाले ब्लॉक के बाहर में इस एज को एक्सेस करने का कोशिश करूं तो क्या देखने को मिलेगा? दिया ना एरर, रेफरेंस एरर, एज इज नॉट डिफाइंड। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि कॉन्स्ट जो होता है ना वो ब्लॉक स्कोप होता है, इसी को कहते हैं ब्लॉक स्कोप।
इस ब्लॉक के बाहर, इफ़ का जो ब्लॉक है उसके बाहर आप इसे एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी हमें देखा कि ग्लोबल स्कोप क्या होता है, फंक्शनल स्कोप क्या होता है और ब्लॉक स्कोप क्या होता है। अब बहुत बार क्वेश्चन होता है इंटरव्यू में कि var, let और const में डिफरेंसेस क्या है। ऐसे तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, मैंने फर्स्ट वाले चैप्टर में बताया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको आप लोग देखो। अब हम लोग var, let और const के बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि कौन सा फंक्शनल स्कोप होता है और कौन सा ब्लॉक स्कोप होता है। तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि var जो होता है ना वो फंक्शनल स्कोप होता है, फंक्शनल स्कोप होता है, ठीक है। और लेट एंड कॉन्स्ट ये जो होता है ना ये होता है आपका ब्लॉक स्कोप। देखते हैं इसको एक प्रैक्टिकल करके हम लोग, ठीक है। मैंने दोनों को कमेंट कर दिया, अब देखते हैं। चलिए अभी मैं इसको क्लीन करता हूँ। हमारे पास क्या है, हमारे पास सिर्फ एक फंक्शन है, डेमो के नेम से हमने फंक्शन कॉल किया है। अब मैंने कहा कि var जो है ना वो फंक्शनल स्कोप है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक इफ़ का ब्लॉक बनाता हूँ, इसमें मैंने लिख दिया ट्रू, ठीक है। और इसके अंदर मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ विथ कीवर्ड var, var एज इक्वल टू 25। अब इसके अंदर एक्सेस करने का ट्राई करते हैं हम, console.log एज, ठीक है। क्या देखने को मिलेगा हमें, 25, ठीक है। अब मैंने कहा कि ये फंक्शनल स्कोप है, मतलब इस फंक्शन में कहीं भी एक्सेसिबल किया जा सकता है, ठीक है। तो मैं अगर इस इफ वाले ब्लॉक से अगर इसको मैं बाहर एक्सेस करूं तो क्या एक्सेस होगा, चलिए देखते हैं। हाँ, ये तो फंक्शन के बाहर भी एक्सेस हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि var जो होता है वो फंक्शनल स्कोप होता है। आप किसी भी ब्लॉक के अंदर रखो, किसी भी कंडीशन के अंदर रखो, वो क्या होगा, इस फंक्शन के अंदर कहीं भी एक्सेसिबल होगा। तो ये हो गया फंक्शनल स्कोप। उसके बाद मैंने कहा कि लेट एंड कॉन्स्ट ये ब्लॉक स्कोप होता है, मतलब ये जिस ब्लॉक के अंदर बंद है ना सिर्फ उसी एरिया में आप एक्सेस कर सकते हो। अभी इसी में var से जो मैंने एज को डिक्लेयर किया था ना, वेरिएबल को डिक्लेयर किया था, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ लेट में, ठीक है। और इस console.log को मैं इफ़ वाले ब्लॉक के अंदर डालता हूँ। क्या हो रहा है, हम लोग इजीली एक्सेसिबल कर पा रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि इस इफ़ के बाहर इसे एक्सेस करने का ट्राई करता हूँ, तो क्या होगा, हमें एरर देखने को मिल रहा है, रेफरेंस एरर, एज इज नॉट डिफाइंड। दैट मीन्स क्या हुआ कि ये ब्लॉक स्कोप है, ये इफ़ वाले ब्लॉक के बाहर हम इसे एक्सेस नहीं कर सकते। सेम एज इट इज़ कॉन्स्ट वाले केस में भी सेम ऐसा ही है। अगर मैं एक्सेस करने की कोशिश करूँगा ना इफ़ वाले ब्लॉक के अंदर, अगर मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है कॉन्स्ट से, तो हम लोग इसको ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर इसे हमने इफ़ वाले ब्लॉक से बाहर एक्सेस करने का ट्राई किया तो हमें देखने को मिलेगा रेफरेंस एरर, एज इज नॉट डिफाइंड। दैट मीन्स कौन से डिक्लेयर किया हुआ वेरिएबल भी ब्लॉक स्कोप होता है, उसे हम उस ब्लॉक के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। तो फंक्शनल स्कोप कहने का मतलब हुआ कि आप उस फंक्शन में कहीं भी उसे एक्सेस कर सकते हो, अगर हम लोग वेरिएबल को var से डिक्लेयर कर रहे हैं, var कीवर्ड के थ्रू। लेकिन लेट एंड कॉन्स्ट ना होता है ब्लॉक लेवल होता है, उसका जो एरिया होता है ना वो एक्सेसिबल सिर्फ उस ब्लॉक के अंदर ही होता है, उस ब्लॉक के बाहर हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए उसे ब्लॉक स्कोप कहा जाता है। अगर हम लोग एक्सेस कर पाते हैं उसको ब्लॉक के बाहर तो हम लोग उसे फंक्शनल स्कोप भी कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। चलिए, इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग एक देखते हैं क्या है इसके बाद। ग्लोबल स्कोप हमने देख लिया, फंक्शनल स्कोप देख लिया हम लोगों ने, ब्लॉक स्कोप भी देख लिया, ठीक है। अब इसके बाद आता है स्कोप चेन। ये क्या होता है, प्रैक्टिकल करके समझते हैं, फिर इस पर डिस्कस करेंगे। चलिए, सपोज एक मैंने वेरिएबल क्रिएट किया कंट्री के नेम से, कंट्री इंडिया, ठीक है। उसके बाद एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन का नेम देते हैं 1, ठीक है। फंक्शन का ब्लॉक, इसके अंदर फिर से एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, लेट स्टेट इक्वल टू दिल्ली, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर फिर से एक फंक्शन 2, इसके अंदर क्या डालते हैं हम लोग,
सिटी, लेट सिटी इक्वल टू, चलिए रांची, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके अंदर कंसोल करते हैं हम लोग, कंसोल डॉट लॉग कंट्री, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, स्टेट, उसके बाद क्या है, सिटी, ठीक है। अब इस फंक्शन को हमने अगर डिक्लेयर किया तो इसे कॉल भी करेंगे, तो हम लोग यहाँ फंक्शन को कॉल करते हैं, ये फंक्शन होगा 2, तो इस फंक्शन को भी कॉल करते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये लिखा हमने, अब ये कोड जो मैंने लिखा है इसे कहते हैं स्कोप चेनिंग। अब एक चीज़ आप समझो क्या होता है स्कोप चेनिंग, कि इसमें जो वेरिएबल होता है ना वो इनर से आउटर में होता है। मतलब ये पहले क्या करेगा, पहले अंदर वाले में चेक करेगा। अगर ये हमने वेरिएबल यहाँ पर प्रिंट किया है ना, तो ये वेरिएबल पहले अंदर वाले ब्लॉक को चेक करेगा, क्या इसमें है वेरिएबल। अगर नहीं मिला तो फिर इसके पेरेंट वाले में चेक करेगा, इसके बाहर। अगर उसमें भी नहीं मिला तो फिर उसके बाहर वाले में चेक करेगा। मतलब ये इनर से आउटर की तरफ जाता है ऑप्शनल चेनिंग में, सॉरी स्कोप चेनिंग में। तो ये पहले अंदर वाले को चेक करेगा क्या वेरिएबल है, अगर नहीं मिला तो फिर इसके पेरेंट वाले फंक्शन में चेक करेगा क्या इसमें है, अगर मिला तो ठीक है, और अगर नहीं मिला तो फिर इसके पेरेंट वाले में चेक करेगा। तो ये इनर से आउटर की तरफ जाता है, इसे कहते हैं स्कोप चेनिंग, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं कि ये प्रिंट क्या करता है। इसको मैंने सेव किया, ठीक है। देखिए इंडिया, दिल्ली और रांची, इसी को कहते हैं स्कोप चेनिंग। पहले इनर वाले ब्लॉक में खोजा होगा, नहीं मिला, फिर उसके पेरेंट वाले ब्लॉक में खोजा होगा, अगर नहीं मिला तो फिर वो उसके पेरेंट वाले में खोजा होगा। तो जैसे क्या है यहाँ पर, जैसे मैंने कंट्री प्रिंट किया, तो ये 2 वाले फंक्शन के अंदर नहीं है, ये वेरिएबल डिक्लेयर नहीं है, तो ये कहाँ चेक किया होगा, 1 वाले फंक्शन के अंदर। लेकिन देखा कि 1 वाले फंक्शन में भी नहीं है, तो कहाँ चेक किया होगा, इसके पेरेंट में, इंडिया। तो ये प्रिंट हो गया, क्यों, क्योंकि ये ग्लोबल स्कोप है, तो इजीली एक्सेसिबल है इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर, ठीक है। फिर सेम उसी टाइप से अगर स्टेट को प्रिंट कर रहे हैं तो इसने पहले कहाँ चेक किया होगा, 2 वाले ब्लॉक के अंदर, 2 वाले फंक्शन के अंदर। अगर वहाँ नहीं मिला तो फिर ये चेक किया 1 वाले फंक्शन के अंदर, तो इसको मिला तो फिर इसने स्टेट प्रिंट कर दिया, ठीक है। इस फंक्शन के बाहर है, 2 वाले फंक्शन के बाहर है, तो इसके लिए क्या हुआ, ग्लोबल एक्सेसिबल हुआ, ठीक। सेम उसी टाइप से सिटी, अब सिटी मिला इसको यहाँ पे 2 वाले फंक्शन में, तो ये एक्सेसिबल हो गया। तो इसी को कहते हैं स्कोप चेनिंग। जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल को पहले करंट स्कोप में ढूंढता है, वहाँ नहीं मिला तो पेरेंट वाले में जाएगा, फिर उसके पेरेंट में जाएगा। इसी प्रोसेस को स्कोप चेनिंग कहते हैं। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब समझते हैं जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन होस्टिंग। होस्टिंग क्या होता है। जावा स्क्रिप्ट जब कोड को एग्जीक्यूट करने से पहले मेमोरी क्रिएट करता है। जावा स्क्रिप्ट कोड एग्जीक्यूट करने से पहले मेमोरी क्रिएट करता है। वेरिएबल या फंक्शन को मेमोरी में रजिस्टर किया जाता है। इसी प्रोसेस को होस्टिंग कहते हैं। पहले समझते हैं वैर होस्टिंग। वैर से समझते हैं हम लोग। वैर कीवर्ड के थ्रू अगर होस्टिंग करें तो क्या होता है। चलिए सपोज मैंने लिखा console.log a, ठीक है, और इसके बाद मैं लिखता हूँ वैर a इक्वल टू 10, ठीक है। अभी क्या प्रिंट होना चाहिए, चलिए देखते हैं क्या आएगा। हमें पहले क्या किया, वैल्यू प्रिंट कर लिया और फिर डिक्लेयर किया, तो क्या मिलना चाहिए हमें, अनडिफाइंड। एरर नहीं आ रहा है, क्या दे रहा है हमें, अनडिफाइंड। क्यों, क्योंकि वैर मेमोरी में पहले क्रिएट किया जाता है और वैल्यू बाद में असाइन हो रहा है। जावा स्क्रिप्ट इंटरनली इसको कैसे किया होगा, जावा स्क्रिप्ट ऐसे किया होगा। इसको पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है, उसके बाद प्रिंट किया होगा ए, और फिर इसमें वैल्यू असाइन किया होगा ए इक्वल टू 10। क्या मिलेगा देखने के लिए, अनडिफाइंड। तो पहले क्या हुआ, एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ,
ठीक है, अभी इसमें वैल्यू असाइन नहीं हुआ, पहले वेरिएबल डिक्लेयर हुआ और ये मेमोरी में अलोकेट हो गया। उसके बाद जैसे ही प्रिंट हुआ तो हमें देखने को क्या मिला, अनडिफाइंड, क्योंकि अभी तक इसमें वैल्यू असाइन नहीं हुआ है। तो पहले ये लाइन चला, फिर ये लाइन चला, फिर वैल्यू असाइन हुआ है। तो इसी को वाइस्टिंग कहते हैं कि हमने पहले वैल्यू को डिक्लेयर किया लेकिन उसमें वैल्यू असाइन नहीं किया और फिर प्रिंट कर दिया। तो इसी टेक्निक को कहा जाता है वाइस्टिंग। इसके बाद अगर हम लोग सेम चीज़ को अगर लेट या कॉन्स्ट से करें तो क्या होता है, चलिए सेम चीज़ को करके देखते हैं। हमने क्या किया कि यहाँ पे डिक्लेयर किया लेट से, लेट ए 10, ठीक है। चलिए क्या देखने को मिला, कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन, ठीक है। हमने पहले प्रिंट किया और फिर वेरिएबल में डिक्लेयर कर रहे हैं और उसमें वैल्यू असाइन भी कर रहे हैं। अगर सेम चीज़ मैं कॉन्स्ट से करता हूँ तो सेम चीज़ दिखने मिल रहा है ना, रेफरेंस एरर कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन। बहुत लोग सोचते हैं कि लेट और कॉन्स्ट ना वाइस्ट नहीं होता है, सिर्फ वेरी वाइस्ट होता है। रियलिटी यह है कि लेट और कॉन्स्ट भी वाइस्ट होते हैं लेकिन उन्हें इनिशियलाइज नहीं किया जाता। इसी को कहते हैं टेम्पोरल डेड जोन, TDZ, टेम्पोरल डेड जोन। इंटरव्यू में बहुत क्वेश्चन आता है तो इस चीज़ को बहुत अच्छा तरीके से समझिएगा कि टेम्पोरल डेड जोन होता क्या है, कैसे लेट और कॉन्स्ट भी वाइस्ट सपोर्ट करता है, ठीक है। चलिए इसको डेप्थ में समझते हैं पहले कैसे होता है। ये जावास्क्रिप्ट का सबसे कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट में से एक है। इसको स्टेप बाय स्टेप समझना बहुत ज़रूरी है कि लेट और कॉन्स्ट वाइस्ट होता कैसे है। मैंने क्या लिखा कि console.log a और फिर हमने क्या किया, यहाँ ए को डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो हमें देखने को क्या मिला, रेफरेंस एरर। जावास्क्रिप्ट कोड को 2 फेज़ में एग्जीक्यूट करता है, समझिएगा इस चीज़ को। पहला फेज़ क्या होता है, मेमोरी क्रिएशन, ठीक है। सबसे पहले जावास्क्रिप्ट पूरा कोड को स्कैन करता है, पूरा कोड को ही देखता है, ठीक है। इस फेज में वेरिएबल हो या फंक्शन के लिए एक मेमोरी अलोकेट किया जाता है। अभी एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ, सिर्फ मेमोरी अलोकेट किया गया है। तो यहाँ जावास्क्रिप्ट को क्या मिलता है, सबसे पहले अगर मैंने ये लिखा तो यहाँ पे लिखा तो सबसे पहले क्या मिला, कॉन्स्ट ए। जावास्क्रिप्ट को ये इतना मिला पहले, इस पर ध्यान मत दीजिएगा अभी, ठीक है। सबसे पहले क्या मिला, कॉन्स्ट ए। उसके बाद अब बहुत लोग सोचते हैं कि यहाँ मेमोरी में अनडिफाइन स्टोर हुआ होगा, लेकिन नहीं। लेट और कॉन्स्ट के केस में सिर्फ मेमोरी रिजर्व होती है, वैल्यू इनिशियलाइज नहीं होता। मेमोरी का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि जैसे ही ये कॉन्स्ट ए मेमोरी में अलोकेट हुआ ना, तो ये कुछ कैसा रहा होगा, ये ऐसे रहा होगा, मतलब अनइनिशियलाइज फॉर्म में रहा होगा, इनिशियलाइज्ड फॉर्म में, ठीक है। ये तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इसमें अनडिफाइंड नहीं है, ये एक स्पेशल स्टेट होता है जिसको बोलते हैं अनइनिशियलाइज्ड। कांस्टेंट में क्या हुआ कि ये मेमोरी में अलोकेट हो गया, इसको एक मेमोरी मिला और वो अभी है अनइनिशियलाइज्ड स्टेट में। सेकेंड होता है एग्जीक्यूशन स्टेट। फर्स्ट क्या हुआ, फर्स्ट में मेमोरी क्रिएशन हुआ, जैसे ही वाइस्टिंग लिखे ना, जैसे ही मैंने लिखा यहाँ पे, जैसे पहले कैसे होगा, कॉन्स्ट ए console.log ए और उसके बाद ए में वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है। तो जैसे ही ये लिखा ना मैंने, तो मेमोरी में मेमोरी अलोकेट हुआ होगा और वो मेमोरी अनइनिशियलाइज्ड स्टेट में था, ठीक है। इसके बाद सेकेंड क्या होगा, एग्जीक्यूशन फेज। अब जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन चलेगा तो उसको क्या मिलेगा, console.log ए। जावास्क्रिप्ट मेमोरी में एज को ढूंढता है, सॉरी ए को ढूंढता है। जावास्क्रिप्ट मेमोरी में ए को ढूंढता है कि ये कहाँ पे है। इसको जब ए मिलता है तो देखता है ये कि ये अनइनिशियलाइज्ड फॉर्म में है। तो जावास्क्रिप्ट बोलता है कि वैल्यू मेमोरी में तो है लेकिन ये इनिशियलाइज नहीं हुआ, ये अनइनिशियलाइज्ड फॉर्म में अभी है। इसलिए हमें एरर देखने को मिलता है, रेफरेंस एरर कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन, क्योंकि प्रिंट तो हम यहाँ कर रहे हैं ना, अभी ये इनिशियलाइज ही नहीं हुआ, ये अनइनिशियलाइज्ड स्टेट में है। तो हमें इसलिए देखने को मिल रहा है कि कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन। उसके बाद जैसे उसको मिलता है ए इक्वल टू 10, अब ये इनिशियलाइज होता है और मेमोरी में ये
असाइन हो जाता है। अब अगर मैं इसके नीचे लिखूंगा ना ऐसे, ठीक है, ये एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो टेम्पोरल डेड जोन क्या होता है कि वो एरिया है जहां वेरिएबल मेमोरी में तो एग्जिस्ट करता है लेकिन इनिशियलाइज नहीं हुआ, उसी को कहते हैं टेम्पोरल डेड जोन। मतलब मेमोरी में वेरिएबल एग्जिस्ट करता है लेकिन वो अभी तक इनिशियलाइज नहीं हुआ, वो अनइनिशियलाइज फॉर्म में है, तो उसे हम लोग कहेंगे टेम्पोरल डेड जोन। ठीक है, इसी तरह से क्या होता है, ये तो हमने बात किया वेरिएबल का, इसी तरह से होता है फंक्शन होस्टिंग। अब दो तरह का फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा था, एक क्या होता है फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है, और सेकंड क्या होता है फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है, ये दो चीज़। तो फंक्शन भी वाइस्ट होता है। फंक्शन वाइस्टिंग होता क्या है, कि सपोज आपने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, फंक्शन बनाया डेमो के नाम से, और इसमें हमने लिखा console.log हेलो वर्ल्ड। अब हम लोगों ने देखा था कि फंक्शन क्रिएट करने के बाद फंक्शन कॉल करते हैं, ये एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, हेलो वर्ल्ड आ रहा है। लेकिन क्या हो कि फंक्शन डिक्लेयर करने से पहले ही इसको कॉल कर लें हम लोग, तो फिर भी देखने को मिल रहा है। मतलब फंक्शन डिक्लेरेशन जो होता है ना, वो वाइस्टिंग सपोर्ट करता है। इसको बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। किसको, जब हम फंक्शन कीवर्ड्स के थ्रू फंक्शन क्रिएट करते हैं ना, उसको बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। और फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है, अगर इसको कमेंट करता हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ पर क्रिएट करते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन कॉन्स्ट डेमो, ठीक है, जिसको एरो फंक्शन भी कहते हैं, console.log हेलो इंडिया। ठीक है, अब इसको अगर कॉल करते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन के बाद, अगर कॉल किए हम लोग, तो क्या देखने को मिल रहा है, हेलो इंडिया। लेकिन क्या हो अगर इसको फंक्शन एक्सप्रेशन से पहले ही कॉल कर लें, तो ये एरर देगा, लिखा ना, रिफ्रेश एरर कैन नॉट एक्सेस डेमो बिफोर इनिशियलाइजेशन। मतलब फंक्शन डिक्लेरेशन वाइस्टिंग को सपोर्ट करता है और फंक्शन एक्सप्रेशन वाइस्टिंग को सपोर्ट नहीं करता है। तो इंटरव्यू में अगर पूछे कि वैर, लेट और कॉन्स्ट तीनों का डिफरेंसेस क्या है, तो वैर क्या होता है कि वाइस्ट होता है और हमें क्या देखने को मिलता है, अनडिफाइंड, और ये ब्लॉक स्कोप नहीं होता है। ठीक है, ये ब्लॉक स्कोप नहीं होता है वैर के केस में। लेट में क्या होता है कि ये भी वाइस्ट होता है लेकिन ये टेम्पोरल डेड जोन में रहता है, टेम्पोरल डेड जोन में रहता है। और फिर क्या है, लेट और कॉन्स्ट ये ब्लॉक स्कोप है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्स्ट का। तो कॉन्स्ट क्या है, ये भी वाइस्ट होता है लेकिन ये भी टेम्पोरल डेड जोन में रहता है, ये ब्लॉक स्कोप होता है और इसमें हम लोग वैल्यू रीअसाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ लिया वाइस्टिंग, फंक्शन वाइस्टिंग भी देख लिए, लेट वैर कॉन्स्ट भी देख लिए हम लोग। और रियल प्रोजेक्ट टिप्स यही है कि रियल प्रोजेक्ट जब भी करते हैं ना, तो उसमें कॉन्स्ट हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ऐसा वेरिएबल जिसको जो चेंज नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे कॉन्स्ट के थ्रू। लेट से कौन सा करेंगे, अगर हमें किसी वैल्यू को आगे चेंज करने की ज़रूरत है तो हम लोग लेट का यूज करेंगे। वैर को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी बग्स आ सकते हैं। सपोज आपने ऊपर में कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया वैर ए, और फिर से आपने नीचे डिक्लेयर कर दिया वैर ए इक्वल टू 20, तो उसमें जो वेरिएबल में असाइन किया था ऊपर में, वो वैल्यू क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा, जिसकी वजह से बग्स आ सकता है। ठीक है, चलिए क्विक रिवीजन देखते हैं क्या है। स्कोप वेरिएबल का
एक्सेस एरिया। स्कोप क्या होता है कि वेरिएबल किस एरिया तक एक्सेसिबल है उसको हम लोग कहते हैं स्कोप। ग्लोबल स्कोप क्या होता है, जिसको हम पूरे कोड में यूज़ कर सकते हैं, पूरे कोड में अवेलेबल हो। फंक्शन स्कोप क्या होता है, सिर्फ फंक्शन के अंदर हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। ब्लॉक स्कोप क्या होता है, जो हम सिर्फ उस ब्लॉक के अंदर ही उस वेरिएबल को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, जैसे लेट एंड कॉन्स्ट। स्कोप चेनिंग हम लोग देखें कि ये इनर से आउटर तक ढूंढता है। ये पहले इनर जो ब्लॉक होगा उसमें ढूंढेगा, अगर उसमें नहीं मिला तो फिर उसके पेरेंट वाले ब्लॉक में खोजता है। वास्टिंग क्या है, मेमोरी क्रिएशन फेज, इसको कहते हैं वास्टिंग। टेम्पोरल डेट जोन हम लोगों ने देखा, और फंक्शन डिक्लेरेशन देखा। फंक्शन डिक्लेरेशन फुल्ली वास्टेड होता है, लेकिन फंक्शन एक्सप्रेशन वास्टिंग सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके आना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।